हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए हम लोग आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन पेपर है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसको देख सके, क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ओके, तो आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1992, या सेकंड ऑप्शन क्या है 2 सितंबर 1954, या 2 नवंबर 1956, या 10 अक्टूबर 1958। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? हमारा इसका आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर 1952। फर्स्ट ऑप्शन जो है हम लोगों का वो राइट आंसर होगा। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम से राष्ट्रीय प्रसार योजनाओं का क्या हुआ? सूत्रपात हुआ। क्या फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर होगा, यानी 2 अक्टूबर 1952। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया था? पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी, जिसका लक्ष्य गांव का सर्वांगीण विकास करना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही पंचवर्षीय योजना बनी थी, जिसका लक्ष्य क्या था? गांव का सर्वांगीण विकास करना। तो क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिवहन तंत्र। तो इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा होगा? मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है रेक्टम हमारा? रेक्टम जो होता है वो पाचन तंत्र से संबंधित होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। रेक्टम क्या होता है? पाचन तंत्र से संबंधित होता है। ये मनुष्य में जो रेक्टम है, तो मनुष्य में रेक्टम मलाशय को कहते हैं। किसको कहते हैं? मलाशय को क्या कहते हैं? यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है जो मांसपेशियों की थैली से संबंधित रहता है, और इसके अंतिम सिरे पर क्या होता है? वृत्ताकार सा आकार होता है जो मलदार द्वार को बंद रखता है। क्या करता है? मलद्वार को बंद रखता है। तो रेक्टम क्या है? यह रेक्टम जो है ये मलाशय का क्या होता है? रेक्टम जो है मलाशय को कहते हैं। ये बड़ी आंत का क्या होता है? अंतिम भाग होता है। किसका? रेक्टम जो है ये बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पाचन तंत्र। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? फल और सब्जियां अच्छे स्रोत है। विटामिन के अच्छे स्रोत हैं, या पानी के, या ऊर्जा के, या प्रोटीन के? तो फल और सब्जियां किसके स्रोत हैं? आप लोग जल्दी से बताइए, आंसर करिए कि फल और सब्जियां किसके स्रोत हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? विटामिन। फल और सब्जियां जो है विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। ओके, और ऊर्जा के स्रोत क्या है? मुख्य रूप से आप लोगों को पता होगा, हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से मिलती है। ओके, और प्रोटीन दाल, सोयाबीन, इन सभी से मिलता है ना। तो फल और सब्जियों के अच्छे स्रोत किसको कहेंगे हम? विटामिन को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ग्लेजिंग दी जाती है। ग्लेजिंग दी जाती है क्वेश्चन किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन हमारा टेक्सटाइल से संबंधित है, आप लोगों को पता होगा। तो ग्लेजिंग किससे दी जाती है? ग्लेजिंग दी जाती है किससे? नैपिंग से, नेपिंग से, या साइजिंग से, या गोंद और स्टार्च से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से आंसर करिए, इसका क्या होगा? ग्लेजिंग किससे दी जाती है? तो राइट आंसर इसका होगा थर्ड वाला, यानी गोंद और स्टार्च से जो होता है वो ग्लेजिंग देने का काम करता है। और ग्लेजिंग से क्या होता है? यह वस्त्र पर चमक लाने का कार्य करती है। ग्लेजिंग क्या करती है? वस्त्र पर लाइट लाने का कार्य करती है। तो चमक लाने का कार्य करती है। इससे वस्त्र पर गोंद और
माड़ की स्टार्च की सहायता से वस्त्र को क्या किया जाता है, कड़ा किया जाता है और रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करके वस्त्र पर चमक लाया जाता है। आई बात समझ में? तो ग्लेजिंग किससे की जाती है, गोंद और स्टार्च से। तो राइट आंसर क्या होगा, गोंद और स्टार्च, और ये किस लिए किया जाता है, चमक लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, नवजात शिशु के संवेग हैं। ओके, आप लोग संवेग को बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है कि नवजात शिशु के संवेग कौन कौन से हैं। तो क्या दिया ऑप्शन, ईर्ष्या क्रोध प्रेम, सेकंड है भय क्रोध प्रेम, थर्ड है प्रेम हंसना रोना, और फोर्थ है भय रोना ईर्ष्या। तो नवजात शिशु के संवेग कौन से हैं, ईर्ष्या है, ईर्ष्या क्रोध प्रेम है, या भय क्रोध प्रेम है, या प्रेम हंसना रोना है, या भय रोना ईर्ष्या है। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। ईर्ष्या क्रोध और प्रेम ये संवेग जो है नवजात शिशु में नहीं। भय क्रोध और क्या है, प्रेम, ये नवजात शिशु के संवेग होते हैं, और बाकी सभी क्या है, सभी का मैच नहीं कर रहा ना। ये तीन क्रोध जो होते हैं, तीन संवेग जो होते हैं, भय क्रोध और प्रेम, ये नवजात शिशु में पाए जाते हैं। प्रेम जो है इनके अंदर पांच माह में क्या होता है, भय आ जाता है, और क्रोध कितने माह में आता है, क्रोध 3 माह में आता है, और प्रेम कितने माह में आता है, 10 माह में उत्पन्न हो जाता है। तो नवजात शिशु के संवेग क्या है, भय क्रोध और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिनके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। ये किसने कहा, ये कथन किसका है, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिनके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। किसने कहा है, निखिल एवं डार्सी ने कहा है, या राजमल पी देवदास ने कहा है, या कोटिजन ने कहा है, या ग्रास एवं क्रैंडिल ने कहा है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राजमल पी देवदास ने। राजमल पी देवदास ने क्या कहा है कि गृह व्यवस्था को बांध के समान इन्होंने माना है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, संसाधनों को नियमित किया जाता है। तो राइट आंसर राजमल पी देवदास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की, या रॉबर्ट हुक ने की, या विल्सन ने की, या हाइमैन ने की। तो कोशिका की खोज किसने की, आप लोग स्टार्टिंग से इसको पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की, या रॉबर्ट हुक ने, या विल्सन ने, या हाइमैन ने। तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन भी नहीं होगा, विल्सन भी नहीं होगा, हाइमैन भी नहीं होगा, क्या होगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिगम और कल्पना है। अधिगम और कल्पना क्या है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, या मानसिक प्रक्रिया है, या शारीरिक प्रक्रिया है। तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, अधिगम और कल्पना कौन सी प्रक्रिया है। तो अधिगम और कल्पना जो है हमारी, ना तो व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ना ही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अधिगम और कल्पना हमारी कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। क्योंकि हम कल्पना कैसे, मानसिक रूप से सोच समझ के करते हैं ना, अधिगम भी मानसिक रूप से ही हम लोग सीखते हैं, किसी चीज को माइंड में रखकर ही, तो मानसिक प्रक्रिया होगा अधिगम और कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। क्या है क्वेश्चन, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, या सोडियम क्लोराइड होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या कैल्शियम फास्फेट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हड्डी में क्या कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, आप लोग बताइए, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। तो हड्डी में कौन सा लवण, कैल्शियम फास्फेट अधिक होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट। तो लास्ट ऑप्शन हमारा जो है चौथा, कैल्शियम फास्फेट,
ये दोनों क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इन्हीं लवणों के कारण ही क्या होता है, ये जो लवण है कैल्शियम फास्फेट, इनकी उपस्थिति के कारण ही हड्डियां क्या होती हैं, ठोस एवं कठोर होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि हड्डियां ठोस और कठोर किसके कारण होती हैं, तो कैल्शियम एवं फास्फेट के कारण होती है, और यह सबसे अधिक मात्रा में हड्डियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MMR दर्शाता है, MMR जो है ये क्या दर्शाता है, मीजल्स, मम्पस और रूबेला। सेकंड क्या है, मम्पस, मलेरिया और रूबेला को। थर्ड क्या है, मीजल्स, मम्पस और रिकेट्स को, या इनमें से कोई नहीं। तो MMR क्या दर्शाता है, MMR क्या दर्शाता है, MMR जो होता है ये मीजल्स, मम्पस और रूबेला को दर्शाता है। क्या, किसको, मीजल्स, मम्पस और रूबेला को दर्शाता है। मीजल्स क्या होता है, ये खसरा होता है, क्या होता है, खसरा होता है। मीजल्स हमारा क्या है, ये खसरा होता है। और खसरा क्या है, मीजल्स एक वायरस जनित संक्रामक रोग है। खसरा यानी जिसको मीजल्स कहते हैं, एक ये वायरस जनित संक्रामक रोग है। और मम्पस क्या होता है, जिसे कंठमाला कहा जाता है, वही हमारा मम्पस है। मम्पस को ही हम कंठमाला कहते हैं। मम्पस किससे उत्पन्न होता है, मम्पस जो होता है यह वायरस से उत्पन्न होता है। और रूबेला क्या है, रूबेला वायरस के संक्रमण से फैलता है। और इन्हीं तीनों के बचाव यानी मीजल्स, मम्पस और रूबेला के बचाव के लिए, रोगों से बचाव के लिए किसका टीका लगता है, MMR का टीका लगाया जाता है। इन्हीं तीनों से बचाव के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। यानी MMR क्या है, मीजल्स, मम्पस और रूबेला है। मीजल्स को हम क्या बोलते हैं, खसरा बोलते हैं, और मम्पस को कंठमाला बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होती है। ग्रीन हाउस में कौन सी गैस उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस में कौन सी गैस उपस्थित होती है, ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस उपस्थित होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या पूछा है, ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्नायु बोलते हैं। ये क्या है, लिगामेंट को ही हम स्नायु बोलते हैं। तो क्या पूछा है, लिगामेंट जोड़ता है यानी स्नायु को जोड़ता है। लिगामेंट जोड़ता है, किसको जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, या पेशी को पेशी से जोड़ता है, या हड्डी को पेशी से जोड़ता है, या पेशी को उपास्थि से जोड़ता है। आप लोग आंसर दीजिए, या किसको किससे जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से, या पेशी को पेशी से, या हड्डी को पेशी से जोड़ता है, किससे जोड़ता है ये। तो राइट आंसर क्या होगा, लिगामेंट हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य करता है। किससे, हड्डी को ये पेशी से जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या होती है, अस्थियां संधि स्थल पर जिन लचीली, जैसे अस्थियां क्या होती हैं, संधि स्थल यहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है, तो लचीली सफेद और मजबूत बंधन से क्या होती है, क्या होता है, लचीला सफेद और मजबूत क्या होता है, बॉन्ड होता है, जिससे क्या होती है, अस्थियां जुड़ी रहती हैं, वही लिगामेंट या अस्थिबंध कहलाती है। तो लिगामेंट समझ में आया क्या है, यह हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य करता है, या सफेद रंग का लचीला सफेद और मजबूत बंधनों से जुड़ा रहता है। तो लिगामेंट क्या है, हड्डी को पेशी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरिबाना एक तरीका है। अब इसको हमने किस चैप्टर में आपको पढ़ाया था, पुष्प सज्जा में हमने बताया था मोरिबाना क्या है, इकेबाना क्या है। तो आप लोग बताइए, मोरिबाना एक तरीका है किसका, रंग योजना का, पुष्प सज्जा का, गृह व्यवस्था का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैंने खुद ही बता दिया है, किसका है, पुष्प सज्जा का। तो मोरिबाना क्या है, जापानी पुष्प सज्जा की
शैली है, जिसका प्रारंभ कब हुआ? 19वीं सदी में हुआ था। और इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े पात्रों में फूल डालकर तैयार किए जाते हैं। तो मोरीबाना क्या होता है, बड़े बड़े पात्रों में फूल डालकर तैयार किए जाते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 15 फीट की इसकी ऊंचाई होती है। किसकी? मोरीबाना की। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। मोरीबाना किसका तरीका है? पुष्प सज्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं पाया जाता है? इनमें जो दिया हुआ है, तो इनमें से क्या ऐसा है जो स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं पाया जाता है? आप लोग बताइए, क्या है ऑप्शन? प्रोजेस्टेरॉन, डिंब ग्रंथि, गर्भाशय, डिंब वाहिनी। तो क्या है, इनमें से कौन सा प्रजनन अंगों में नहीं पाया जाता? तो इसमें पूछा क्या है कि प्रजनन अंगों में नहीं पाया जाता। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये प्रजनन अंगों में नहीं पाया जाता, क्योंकि नहीं आता है, क्योंकि और सारे हमारे क्या है, डिंब ग्रंथि, गर्भाशय और डिंब वाहिनी, ये सभी हमारे क्या है, प्रजनन अंग हैं। और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एक प्रकार का क्या है, हार्मोन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन होता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये अंग नहीं होगा। ओके, तो राइट आंसर प्रोजेस्टेरॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ। परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो कब आरंभ हुआ? 1976 में, या 1977 में, या 1980 में, या 1984 में? तो परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? बी वाला 1977 में। ओके, कौन सा ऑप्शन राइट है? 1977। क्या पूछा क्वेश्चन? परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ, तो कब आरंभ हुआ? 1977 में। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? परिवार को सीमित कर अच्छे रहन सहन का प्रेरणा प्रदान करना। जब परिवार क्या होगा, छोटा होगा, तो रहन सहन का स्तर भी कैसा होगा, उसको हम वेल मेंटेन कर पाएंगे ना। बड़ा परिवार होगा तो उसकी आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाना मुश्किल होता है ना। तो इसमें क्या होगा, हम उसकी, जब परिवार छोटा होगा तो रहन सहन का प्रेरणा प्रदान करना इसका उद्देश्य था, और जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ है। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ कौन सा है? वसा है, या विटामिन है, या फास्फोरस है, या प्रोटीन है? तो शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ कौन सा है? वसा क्या है? इससे सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? वसा क्यों, किसका स्रोत है? इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और विटामिन क्या है? ये शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ है। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड वाला, यानी विटामिन होगा। शरीर की यह क्या करता है? आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ है। विटामिन जो होता है यह शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए क्या होता है? सहायक होता है। उपापचय क्रियाओं से के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए क्या ये होता है, कह सकते हैं हम कि शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ कौन सा है? विटामिन है, क्योंकि ये उपापचयी क्रियाओं में सहायक होता है। और विटामिन को ही हम क्या कहते हैं? वृद्धि तत्व भी कहते हैं। कौन सा तत्व? वृद्धि तत्व। तो विटामिन को ही वृद्धि तत्व भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, यानी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पसलियों के बीच में स्थित, यानी जो पसलियाँ होती हैं उसके बीच में जो स्थित जो पेशियाँ हैं उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती है, वह क्या कहलाती है? जो पसलियों के बीच में जो पेशियाँ होती हैं उस श्वसन के लिए क्या करती हैं? पसलियों को ऊपर उठाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? इंटरकोस्टल्स, या मध्यपट, या अनुप्रस्थ पेशी, या कोई नहीं? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियाँ
उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह क्या कहलाती है? तो क्या होगा इसमें से? फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, यानी इंटरकोस्टल्स। ये आंसर क्या है? फर्स्ट जो है वो राइट आंसर होगा, इंटरकोस्टल्स। इंटरकोस्टल्स पेशियाँ जो हैं वो पसलियों के मध्य 22 छोटी छोटी पेशियों का समूह होती हैं। कितनी छोटी छोटी? 22 छोटी छोटी पेशियों का क्या होती है? समूह होती है। 22 छोटी छोटी पेशी का समूह होती है। कौन? इंटरकोस्टल्स। ओके। ये जो श्वसन के दौरान सीने की गति में महत्वपूर्ण भूमिका, जब हम सांस लेते हैं तो जो सीने की गति होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये पेशियाँ सीने के फैलने एवं सिकुड़ने में, हमारा सीना जो होता फैलता उठता और सिकुड़ता है ना, में सहायता कर श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी? इंटरकोस्टल्स। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मांटो परीक्षण क्या है? क्या पूछा है? मांटो परीक्षण क्या है? आप लोग बताइए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पोलियो वैक्सीन के लिए किया जाने वाला परीक्षण, या बीसीजी वैक्सीन के लिए किया जाने वाला परीक्षण, या टिटनेस के लिए किया जाने वाला परीक्षण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मांटो परीक्षण क्या है? कौन सा परीक्षण है? आप लोग बताइए कौन सा होगा इसमें ऑप्शन। तो पहला जो हमारा पोलियो वैक्सीन के लिए किया जाने वाला परीक्षण है वो मांटो परीक्षण है। तो मांटो परीक्षण किससे संबंधित है? पोलियो वैक्सीन से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामूहिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया? सामूहिक विकास कार्यक्रम बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, या अशोक मेहता की अध्यक्षता समिति की अध्यक्षता में, या GVK राव समिति की अध्यक्षता में, या PK यंगन समिति की अध्यक्षता में। तो सामूहिक विकास कार्यक्रम ये पूछ रहा है कार्यक्रम प्रारंभ किया गया किस समिति की अध्यक्षता में। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ये कार्यक्रम किसकी अध्यक्षता में शुरू किया गया? तो सामूहिक विकास कार्यक्रम बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में शुरू किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा होगा क्या होगा? राइट आंसर होगा। किसकी अध्यक्षता में सामूहिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडा और दूध सुरक्षित रहते हैं। ओके, क्या पूछा है? अंडा और दूध सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पे डिग्री होना था जो मिस हो गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, समझ जाइएगा क्या है। 0 डिग्री से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या है ये? 0 डिग्री से, यानी 0 डिग्री से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 0 डिग्री से कितना? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 35 डिग्री से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 20 से 42 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अंडा और दूध कितने पे सुरक्षित रहता है? इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? अंडा और दूध सुरक्षित रहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम अंडा और दूध को सुरक्षित रख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला, थर्ड वाला, यानी 35 डिग्री से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम अंडा और दूध को सुरक्षित रख सकते हैं। कितने पे? 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रकार के भोज्य पदार्थों में किसे हम रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? ये हमने जब न्यूट्रिशन साइंस स्टार्ट किया था तभी आप लोगों को पढ़ाया था कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसे हम रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, उसमें कौन से हैं जो वृद्धि विकास करने वाले अलग भोज्य पदार्थ है, कौन सी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कौन सी तंतुओं के निर्माण में, शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के भोज्य पदार्थों में किसे हम रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? तो ऑप्शन क्या है? जिसमें प्रोटीन अधिक हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो, जिसमें विटामिन व खनिज अधिक हो, जिसमें सभी गुण विद्यमान हो।
तो राइट आंसर क्या होगा? जिसमें विटामिन व खनिज अधिक हों वो हमें क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, यानी रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। कौन सा? जिसमें विटामिन व खनिज अधिक हो, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? ये वृद्धि में सहायक होता है, शरीर की मांसपेशियों कोशिकाओं के निर्माण में, मतलब शरीर के अंगों के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और विटामिन व खनिज जो है ये रक्षात्मक भोज्य पदार्थ इन्हें हम कहते हैं, यानी विटामिन और खनिज क्या है? रक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम सूती मिल आरंभ हुआ। यह भी जल्दी टेक्सटाइल में हमने आप लोगों को पढ़ाया है कि भारत में सूती मिल, कॉटन वाला जब कपास पढ़ा रही थी तो उसमें बताई थी कि भारत में प्रथम सूती मिल कब आरंभ हुआ। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। अभी जल्दी बताया है 1855 होगा या 1809 होगा या 1818 होगा या 1825 होगा। तो भारत में प्रथम सूती मिल कब आरंभ की गई? तो कब आरंभ की गई? 1818 में। कहाँ आरंभ की गई थी? कलकत्ता में। कहाँ आरंभ की गई थी? कोलकाता में। तो भारत में प्रथम सूती मिल जो है 1818 में कोलकाता में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस रंग की वैल्यू सर्वाधिक होती है? क्या पूछ रहा है? किस रंग की वैल्यू सर्वाधिक होती है? लाल रंग की होती है या सफ़ेद रंग की या काला या हरा? तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए। क्या होगा? वैल्यू किसकी अधिक होती है? काले रंग की। हमने बताया था ना, काले रंग की वैल्यू यानी मूल्य, जिसको हम मूल्य भी कहते हैं, तो काले रंग का मूल्य यानी वैल्यू सबसे अधिक होता है। और सबसे कम वैल्यू यानी मूल्य किसका होता है? सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग का क्या होता है? सबसे कम वैल्यू होता है। और काले रंग का सबसे अधिक वैल्यू होता है। ओके, तो क्या पूछा इसमें? सबसे अधिक किस रंग की वैल्यू सर्वाधिक होती है? तो काले रंग की वैल्यू क्या होती है? सर्वाधिक होती है। आई बात समझ में? राइट आंसर हमारा क्या होगा? काला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्य सरलीकरण की तकनीकी है। क्या पूछा है? कार्य सरलीकरण की तकनीकी है। कौन कौन सी है? औपचारिक या अनौपचारिक, पेन और पेंसिल, या ए एवं बी दोनों, यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। तो कार्य सरलीकरण की तकनीकी कौन सी है? हमारा क्या पूछा है? औपचारिक होगा, अनौपचारिक होगा, पेन और पेंसिल होगा, या ए बी दोनों। तो कार्य सरलीकरण की तकनीक क्या है? औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होगा, यानी ए और बी। फर्स्ट वाला सेकंड वाला औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस बुनाई के तौलिए सर्वोत्तम होते हैं? तौलिए लिखा है, ये कहने का मतलब है टॉवल यानी तौलिए से है। तो क्या पूछा है? किस बुनाई के तौलिए सर्वोत्तम होते हैं? डाबी बुनाई के, या गाज बुनाई के, या रिब बुनाई के, या टूल बुनाई के? तो किस बुनाई के तौलिए सर्वोत्तम होते? क्वेश्चन क्या है? तौलिए। तो किस बुनाई के? डाबी बुनाई के, गाज बुनाई के, रिब बुनाई के, या टूल बुनाई के? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? हमारा गाज बुनाई। कौन सा? गाज बुनाई। गाज बुनाई का जो तौलिया होता है वह सर्वोत्तम कोटि का माना जाता है। सर्वोत्तम बुनाई तौलिए के लिए कौन सी है? गाज बुनाई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस आकार का गला लंबाई को बढ़ाकर एवं चौड़ाई को कम करके दिखाता है? क्या पूछा है? किस आकार का गला लंबाई को बढ़ाकर एवं चौड़ाई को कम करके दिखाता है? तो यल आकार का गला लंबाई को बढ़ाकर चौड़ाई को कम करके दिखाएगा, या यू का दिखाएगा, या कॉलर जो है लंबाई को बढ़ाकर चौड़ाई को कम करके, या यू आकार का गला? तो कौन से आकार का गला क्या पूछा है? लंबाई को यानी व्यक्ति की लंबाई को बढ़ा देता है और चौड़ाई को कम कर देता है। तो कौन सा होगा? एल आकार, या वी आकार, या कॉलर, या यू आकार?
तो राइट आंसर क्या होगा, यू आकार। यू आकार का गला क्या करता है, लंबाई को बढ़ाकर और चौड़ाई को कम करके दिखा देता है। तो लास्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प सज्जा में आकर्षण और बल देने के लिए सादी होनी चाहिए। मतलब पूछ रहा है कि पुष्प सज्जा में अगर आकर्षण और बल देना है तो उसके लिए सादा क्या होना चाहिए, पात्र होना चाहिए या कमरे की व्यवस्था या पुष्प शैली या पृष्ठभूमि। तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। पुष्प सज्जा में आकर्षण और बल देने के लिए क्या सादा होना चाहिए, पृष्ठभूमि जो है वो सादा होना चाहिए। पृष्ठभूमि का मतलब हमारा बेस जो है वो आधार जो है वो सादा है, क्योंकि हम जब फ्लावर डेकोरेशन करेंगे और हमारा पृष्ठभूमि भी क्या होगा, काफ़ी डेकोरेटिव। जैसे ये हमारा सेंटर टेबल है, तो सेंटर टेबल पे हमने क्या रखा है, फ्लावर रखा है। क्या रखा, फ्लावर रखा है। अब इस टेबल पर भी हमने जो टेबल क्लॉथ बिछाया, अगर उस पर भी कई सारे ऐसे ऐसे डिजाइन बने हों तो क्या होगा, ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। क्या ये पुष्प सज्जा जो है उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। अगर ये पृष्ठभूमि हमारा सादा होगा, क्या होगा, ये सादा होगा तो क्या होगा, पुष्प सज्जा ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो क्या है पूछा है, पुष्प सज्जा में आकर्षण और बल देने के लिए सादा क्या होना चाहिए। तो पृष्ठभूमि यानी बेस जो आधार है वो सादा होना चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटे दूध का पानी किसको दिया जाता है। क्या पूछा है, फटे दूध का पानी किसको दिया जाता है। टाइफाइड के रोगी को दिया जाता है या तपेदिक के रोगी को या पेचिस वाले रोगी को या रक्त अल्पता वाले रोगी को। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, टाइफाइड होगा या तपेदिक होगा या पेचिस वाले रोगी को देना चाहिए या रक्त अल्पता वाले रोगी को। क्या पूछा है, फटे दूध का पानी किसको दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला यानी टाइफाइड के रोगी को क्या देना चाहिए, फटे दूध का पानी टाइफाइड के रोगी को दिया जाता है। ओके, किसके रोगी को, टाइफाइड के रोगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय पुरुष थे। ये लोग आप लोग शुरू से ही जब से होम साइंस पढ़ रहे होंगे ये लोग ये बार बार पढ़ा होगा कि गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे। महाराजा सयाजी राव, डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। कौन थे, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। तो राइट ऑप्शन हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष थे। कौन, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट, एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, यानी एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, चंद्रा ने किया या राजमल दास ने किया या ईवी वोरहीज ने किया या ग्रास एवं क्रैंडल ने किया। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, सी वाला। कौन सा, यानी थर्ड वाला सही होगा। ईवी वोरहीज ने क्या किया था, एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग ईवी वोरहीज ने किया था। किसने किया था, ईवी वोरहीज ने किया था एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब आज का जो क्वेश्चन सेट था, प्रैक्टिस सेट था हम लोगों का, यही कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे फिर नए क्वेश्चन सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।